नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी में। और जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में और इफ़ एल्स नाम के एक कंडीशनल स्टेटमेंट पर बात शुरू किया था, राइट। तो आज हम देखने वाले हैं इफ़ एल्स नाम के इस कंडीशनल स्टेटमेंट को। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, जैसा कि बताया था मैंने। इफ एल्स एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। कहने का मतलब कि जब भी हमें अपने प्रोग्राम में कोई भी कंडीशन अप्लाई करनी होगी तब हम यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का। कंडीशन इन द सेंस कि आपने कोई कंडीशन निर्धारित कर दिया, डिफाइन कर दिया, और यदि वो कंडीशन सही होगी तो कोई एक निश्चित काम होगा जो अभी आप चाहेंगे, जो भी आप लिखेंगे, और अगर कंडीशन गलत होगी तो दूसरा काम होगा। मतलब दो में से कोई एक प्रोसेस परफॉर्म होती है। इसका हमने सिंटैक्स भी देखा था, कुछ ऐसा इसका हमने सिंटैक्स बनाया था कि इफ लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं कंडीशन, राइट। इसके बाद यहां से हम मिडिल ब्रेस स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपने मिडिल ब्रेस ओपन किया और क्लोज किया, इसके बीच में आप वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो कंडीशन के सही होने पर आपको परफॉर्म करना है, राइट। और इसके बाद हम लिखते हैं एल्स, देन अगेन एल्स के बाद फिर से मिडिल ब्रेस ओपन, मिडिल ब्रेस क्लोज। इसके बीच में हम वो सारे स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो कंडीशन के गलत होने पर हमें परफॉर्म करने हैं, ऑलराइट। तो इस तरह से हम अप्लाई करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में। अब यहां पर हम देख सकते हैं ये जो हमने कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन या तो सही होगी या गलत होगी, दो में से कोई एक ही बात होगी, राइट। अगर ये कंडीशन सही होती है तो यहां जो आपने इफ कोड ब्लॉक के अंदर 3 लाइन के स्टेटमेंट्स दिए हैं ये एग्जीक्यूट होंगे, राइट। और अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो इस पूरे कोड ब्लॉक को जंप करके प्रोग्राम सीधे कंपाइलर को भेज देता है कहां, एल्स में, और एल्स के अंदर ये जो स्टेटमेंट्स है इनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, ऑलराइट। मतलब या तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या फिर ये, दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कोई एक ही कोड ब्लॉक रन किया जाएगा। पर कौन सा कोड ब्लॉक रन होगा ये किस पर डिपेंड करता है, कंडीशन के सही या गलत होने पर, राइट। मतलब प्रोग्राम का फ्लो किस तरफ जाएगा, कौन से कोड ब्लॉक में जाएगा, ये डिसाइड कर रहा है कंडीशन। इसलिए इसे कहते हैं हम कंट्रोल स्टेटमेंट, ऑलराइट। चलिए इसका एक प्रोग्राम बना करके देखते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि ये जो हम कंडीशन इफ के बाद पैरेंथेसिस के अंदर जब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं तो कंडीशन अप्लाई करते समय एक विशेष प्रकार के ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसके पहले हमने भी कुछ और भी ऑपरेटर्स देखे हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, ठीक है। ये भी क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स। पर इन्हें कौन सा ऑपरेटर कहा जाता है, ये कहलाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, क्योंकि ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ऑलराइट। लेकिन ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें हम कंडीशन अप्लाई करते समय कंडीशन में लगाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इन्हें रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है। कभी कभी हम इसे कंडीशनल ऑपरेटर बोल देते हैं, असल में ये कंडीशनल ऑपरेटर नहीं है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। 6 रिलेशनल, टोटल 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं C++ के अंदर। पहला है ग्रेटर देन, यदि आपने मेरे उन लेक्चर्स को देखा है जिसमें हमने फ्लो चार्ट डिस्कस किया था, तो फ्लो चार्ट में भी हम कंडीशन के फ्लो चार्ट बना चुके हैं। तो कंडीशन लगाते समय वहां पर फ्लो चार्ट में भी हम इन्हीं ऑपरेटर्स का यूज करते थे। ग्रेटर देन हो गया, लेस देन, राइट। ग्रेटर और इक्वल यानी कि बड़ा या बराबर, ग्रेटर और इक्वल। इसी तरह होता है लेस और इक्वल, इक्वल टू। यहां पर देखिएगा डबल इक्वल लगा हुआ है, इक्वल टू। एंड एक होता है ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क बना करके फिर इक्वल लगाया जाता है, इसे हम कहते हैं नॉट इक्वल टू या नॉट इक्वल, राइट। अब यहां पर देखिए बाकी सारे ऑपरेटर तो ठीक है, एक ऑपरेटर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट
हो सकता है आपके मन में कर रहा हो। कौन सा? ये जो इक्वल वाला ऑपरेटर है, क्योंकि इसके पहले भी अपने इक्वल टू का यूज किया है, याद होगा, ऐसा लिखते थे हम, C इक्वल टू A प्लस बी। तो यहां पर जो इक्वल आपने लगाया, यहां पर तो सिर्फ एक ही इक्वल लगा हुआ है, राइट? लेकिन यहां पर डबल इक्वल लग रहा है। असल में जब इन दोनों में डिफरेंस होता है, जो सिंगल इक्वल होता है इसको कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंगल इक्वल इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। जबकि ये जो डबल इक्वल है इसे क्या कहा जाता है? जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके बारे में मैंने क्या बताया था, रिलेशनल ऑपरेटर। इसे कहा जाता है रिलेशनल ऑपरेटर। ये तो नाम का फर्क हुआ कि दोनों के नाम अलग अलग हैं। काम का क्या फर्क है? काम का फर्क ये है कि ये जो सिंगल इक्वल होता है ये राइट टू लेफ्ट काम करता है। मतलब ये इक्वल लगा हुआ है, इक्वल के लेफ्ट में ये लेफ्ट साइड कहला गया, ये राइट साइड कहला गया। मतलब राइट टू लेफ्ट वर्क ये करता है। कहने का मतलब इक्वल के राइट साइड में जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है, यहां पर आपने राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, A प्लस बी, राइट? मतलब A और B को ऐड करने का काम ये पहले करेगा, फिर दोनों को ऐड करने पर जो भी रिजल्ट आएगा उसको ये लेफ्ट साइड में भेज देगा। मतलब पहले इसने राइट साइड का काम परफॉर्म किया, देन उसको भेजा लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है राइट टू लेफ्ट। जो सिंगल इक्वल होता है वो राइट टू लेफ्ट वर्क करता है। लेकिन अगर आपने डबल इक्वल का यूज किया है, नॉर्मली डबल इक्वल का यूज हम कहां करते हैं? जब कंडीशन अप्लाई करते हैं। जैसे हमने कंडीशन अप्लाई कर दी, इफ A इज इक्वल टू 10, मतलब यहां पर हम कंडीशन लगा रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अगर A 10 के बराबर है, मतलब A की कोई वैल्यू आपने दी होगी या कुछ भी वैल्यू पहले से पड़ी हुई है, उस A की वैल्यू को आपको कंपेयर करना है, चेक करना है कि 10 के इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो ये पहले किसकी वैल्यू चेक करेगा? A की, कि A की वैल्यू कितनी है। फिर आगे बढ़ करके उसको मैच कराएगा 10 के साथ में कि क्या 10 के इक्वल है, यानी लेफ्ट साइड में A हो गया और राइट साइड में 10 हो गया। तो इसने पहले किसकी वैल्यू चेक किया? A की, यानी लेफ्ट साइड की। फिर ये पहुंचा राइट साइड में, यानी ये वर्क कर रहा है लेफ्ट टू राइट, राइट? जबकि सिंगल इक्वल वर्क करता था राइट टू लेफ्ट। ये होता है दोनों के ऑपरेशन में डिफरेंस। नाम का डिफरेंस क्या है? सिंगल इक्वल को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं और डबल इक्वल को रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। सिंगल इक्वल जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर है ये वर्क करता है राइट टू लेफ्ट, जबकि रिलेशनल ऑपरेटर वर्क करता है लेफ्ट टू राइट। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं कंडीशन के कुछ प्रोग्राम्स। जैसा कि देखा हमने कि टोटल 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जिनका यूज करके हम कंडीशन अप्लाई करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो अब एक प्रोग्राम बनाते हैं हम कंडीशन अप्लाई करके, जिसमें हम इफ एल्स का यूज करेंगे। और प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव जो होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हालांकि इसके लिए हमने फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है। अगर आपने देखा है फ्लो चार्ट वाला लेक्चर वीडियो तो डेफिनेटली आप एक बार में देखते ही समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली हम करने क्या वाले हैं। तो प्रोग्राम हमारा ये होने वाला है कि हम एक अपने प्रोग्राम में 2 नंबर्स इनपुट कराएंगे। ठीक है, 2 नंबर इनपुट लेना है हमें, A और B, X Y P Q, कुछ भी ले सकते हैं। तो 2 वेरिएबल में 2 नंबर्स हमने इनपुट करा लिए। अब हमें बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। सिंपल सा काम है। 2 वेरिएबल है, दोनों में से कौन वेरिएबल की वैल्यू बड़ी है। जिस वेरिएबल की वैल्यू बड़ी है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। अगर A बड़ा है तो लिख के आना चाहिए A इज ग्रेटर, अगर B बड़ा है तो लिख के आना चाहिए B इज ग्रेटर, राइट? बस इतना काम हमें करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। M7, ऑलराइट। M6 तक प्रोग्राम बनाए थे हमने। ये नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा M7। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल अटैच किया, देन नेम स्पेस क्रिएट किया और अब हम बनाएंगे अपना मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हमने 2 ले लिए वेरिएबल्स।
ओके, VS कोड में नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है। ऑलराइट, ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने इंटीजर a एंड b दो वेरिएबल्स बनाए। अब इन दोनों वेरिएबल्स के लिए पहले तो हमें नंबर कोई वैल्यू इनपुट करानी है, तो यहाँ पर हमने मैसेज दे दिया एंटर वैल्यू ऑफ a, राइट। देन a के अंदर हमने इनपुट करा लिया एक नंबर। देन इसी तरह से सेम b के लिए भी हमें वैल्यू इनपुट करानी है, तो यहाँ पर हमने b के लिए भी वैल्यू इनपुट करा लिया एक। अब दोनों में वैल्यू मिल चुकी है, मतलब a और b को वैल्यू मिल चुकी है, दोनों में वैल्यूज आ चुकी है, इनपुट हो चुकी है। अब हमें इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करा के आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ a इज ग्रेटर देन b, ये हो गई हमारी कंडीशन, राइट। कंडीशन क्या बोल रही है, अगर a b से बड़ा है, अगर ये बात सही है तो प्रिंट करा देना है क्या, a इज ग्रेटर, राइट। और अगर ये कंडीशन गलत है तो गलत होने पर ये कहां पहुंचेगा, एल्स के पास, और यहां पर प्रिंट हो जाएगा ऑफ कोर्स b इज ग्रेटर, राइट। तो इस तरह से हम डिसाइड करेंगे, मतलब हम आइडेंटिफाई करेंगे, चेक करेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है। भाई इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को कि एग्जैक्टली क्या आउटपुट मिलेगा हमें। सबसे पहले तो हमसे दो वैल्यू इनपुट मांगी जाएगी, एंटर वैल्यू ऑफ a की वैल्यू मांग रहा है, a की वैल्यू हमने दे दिया 56, b की वैल्यू दे दिया 78। ऑफ कोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है b इज ग्रेटर, यहाँ पर हमको रिजल्ट मिल रहा है b इज ग्रेटर, राइट। एक बार फिर से रन करते हैं। पहली वैल्यू हमने दे दिया a के लिए 89, b के लिए वैल्यू दे दिया 67, a इज ग्रेटर, राइट। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर और कंडीशन का यूज करके कि दोनों में से ग्रेटर वैल्यू किसकी है, राइट। अब इसमें एक और छोटी सी चीज है समझने लायक, जो जैसे अभी मैंने आपको अभी डिस्कशन में बताया कि जब हम इफ एल्स अप्लाई करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो जो हमारा कोड ब्लॉक बनाते हैं हम वो कुछ इस तरह बनाते हैं। यहां इफ के अंदर हम लिख देते हैं कंडीशन, राइट। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम अपने स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जो भी कंडीशन के सही होने पर हमें एग्जीक्यूट करना है। देन इसके बाद कोड ब्लॉक क्लोज कर देते हैं। फिर अगला कोड ब्लॉक हम एल्स के लिए लिखते हैं, उसके अंदर भी जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं गलत होने पर रन करने वाले, उनको लिख देते हैं, राइट। अब यहां पर होता क्या है कि अगर ये कंडीशन गलत होती है, तो कंडीशन गलत होने के केस में क्या होगा, अगर ये कंडीशन होती है गलत तो ये सीधा जंप करेगा और आ जाएगा एल्स के पास, और इस प्रोग्राम को, इस स्टेटमेंट को रन करेगा। और अगर कंडीशन सही होती है तो सीधा यहां से एंटर करेगा इधर और इस वाले पोर्शन को रन कर देगा, ठीक है। मतलब दो में से कोई एक ब्लॉक रन होगा। यहां पर इफ एल्स का जो स्टेटमेंट होता है उसमें एक इंस्ट्रक्शन और भी दी गई है कि अगर इफ के अंदर दी गई जो कंडीशन है, जो आपने अप्लाई की है कंडीशन, अगर वो कंडीशन गलत होती है, ठीक है, तो इफ के आगे जो लाइन लिखी हुई है, इफ के जस्ट नेक्स्ट जो लाइन है उसको जंप करा दिया जाए। तो इसलिए जब भी हम, जैसे अभी यहां पर हम देख रहे हैं कि इफ के अंदर, इफ का जो कोड ब्लॉक हमने बनाया उसमें कितने स्टेटमेंट लिखे हैं, 1 2 3, 3 लाइन का स्टेटमेंट है। एल्स के अंदर भी 3 लाइन्स हैं, ठीक है। लेकिन यदि हमको इफ के अंदर सिर्फ एक ही लाइन लिखना हो, मतलब इफ लिखा, ब्रैकेट लगाया, फिर सिर्फ एक लाइन लिख दिया और ये क्लोज कर दिया,
इसी तरह एल्स के अंदर सिर्फ एक लाइन हमें लिखनी है, तो ये ब्रैकेट के बाद एक लाइन लिखा और क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अगर इफ कोड ब्लॉक में और एल्स कोड ब्लॉक में हमें केवल सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिखना है तो आप चाहें तो ये ब्रैकेट्स हटा भी सकते हैं। जो मिडिल ब्रेसेस हमने यूज किए हैं इन्हें हम हटा सकते हैं, पर ये तभी करना है जब इफ और एल्स के कोड ब्लॉक में सिर्फ एक एक लाइन का स्टेटमेंट, सिंगल लाइन स्टेटमेंट देना हो, सिर्फ तभी हम ब्रेसेस हटा सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर सकते हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब इफ की कंडीशन गलत होती है तो इफ की जो नेक्स्ट लाइन होती है उसको सीधा जंप करके आगे निकलने का इंस्ट्रक्शन है कंपाइलर के अंदर इफ के पास, इफ के लिए, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये कंडीशन सही है तो बहुत अच्छी बात है, इफ के बाद जो भी लिखा हुआ है इस स्टेटमेंट को रन कर दिया जाएगा। लेकिन यदि इफ की कंडीशन गलत होती है तो इंस्ट्रक्शन क्या है कि इफ की जो नेक्स्ट लाइन है यानी कि ये स्टेटमेंट, इसको जंप करा दिया जाए और आगे बढ़ जाओ। तो आगे बढ़ते ही उसको एल्स मिलेगा और एल्स वाले स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। लेकिन अगर एक से अधिक लाइन के स्टेटमेंट्स हमने लिखे हैं, जैसे कि यहां पर हमने 3 लाइन्स लिखी है, तब आपको ब्रेस लगाने ही होंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में यदि आपने ब्रेसेस हटा दिए तब क्या होगा? अगर इफ की कंडीशन गलत हो गई, ब्रेस नहीं लगा हुआ है, तो ये सिर्फ पहले वाले स्टेटमेंट को जंप करेगा, लेकिन दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए, राइट। इसलिए हम ब्रेसेस का यूज करते हैं। और ब्रेसेस का यूज करने से होता क्या है असल में, जहां से आपका मिडिल ब्रेस स्टार्ट हो रहा है और जहां पर क्लोज हो रहा है, इस पूरे को एक सिंगल कंपाउंड स्टेटमेंट मान लिया जाता है, कंपाउंड स्टेटमेंट, राइट। एक कंपाउंड स्टेटमेंट। तो होता क्या है, जब भी इफ की कंडीशन गलत होती है तो ओपनिंग ब्रेस से क्लोजिंग ब्रेस तक एक स्टेटमेंट मानकर पूरे स्टेटमेंट को ये जंप करा देता है और आ जाता है एल्स में, राइट। तो आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि अगर इफ के बाद सिर्फ सिंगल लाइन स्टेटमेंट देना है तो हम ब्रेस हटा भी सकते हैं, लगाएंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मल्टीपल लाइंस के स्टेटमेंट्स हैं, मल्टीपल लाइंस में हैं स्टेटमेंट्स आपके कोड ब्लॉक के अंदर इफ और एल्स में, तब आपको ब्रेस लगाना कंपलसरी है। ऑलराइट, चलिए भाई आगे हम कुछ और प्रोग्राम्स देखते हैं। अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, अगला जो हमें प्रोग्राम बनाना है वो कुछ ऐसा है कि आपको एक नंबर इनपुट करना है। सपोज आपने इनपुट कर दिया 67, तो आपको जो आउटपुट है वो ये मिलना चाहिए कि ये ऑड नंबर है। मतलब आपको एक नंबर इनपुट करके पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। अगर आपने इनपुट किया 72 तो आपको आउटपुट मिलना चाहिए इवन नंबर। क्लियर? इसके लिए भी हमने फ्लो चार्ट बनाया था, तो अगर फ्लो चार्ट आपने देखा है तो डेफिनेटली इसका लॉजिक आपको ध्यान होगा कि कैसे फाइंड करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एग्जैक्टली कि कोई भी नंबर इवन है या ऑड है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो इवन होता है, जो डिविजिबल नहीं होता वो ऑड होता है। अब डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या डिविजिबल नहीं है? ये कैसे पता चलता है? आप नंबर को 2 से डिवाइड करिए। यदि आपको जो रिमाइंडर आ रहा है, लास्ट में जो शेषफल आ रहा है, वो अगर 0 आ रहा है तो इट मीन्स डिविजिबल है, और शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो डिविजिबल नहीं है, राइट। मतलब जो शेषफल आता है, जो रिमाइंडर आता है डिवाइड करने पर, वो आपको बताएगा कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो अगर डिविजिबल है तो हम प्रिंट करेंगे इवन नंबर, डिविजिबल नहीं है तो ऑड नंबर। दैट्स इट। ये है सिंपल सा लॉजिक इसका, राइट। चलिए इसको हम रन करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। नेक्स्ट प्रोग्राम का नाम दे दिया हमने m8.cpp। ऑलराइट, सबसे पहले तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया हमने। अब इस वेरिएबल के अंदर हमें करा देना है एक नंबर इनपुट। तो यहाँ a वेरिएबल के अंदर हमने नंबर इनपुट करा दिया। अब इस नंबर को चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है या डिविजिबल नहीं है। तो ये काम हम कैसे करेंगे? रिमाइंडर फाइंड करके। और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है? मॉड्यूलस, यानी कि परसेंट। तो यहां पर हमने कंडीशन लगाई इफ a mod 2, मतलब a को 2 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आ रहा है वो अगर इक्वल टू 0 है, मतलब शेषफल अगर 0 मिल रहा है, तो 0 शेषफल मिलने का क्या मतलब हुआ कि नंबर
डिविजिबल है 2 से, और नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो इट मीन्स वो कौन सा नंबर हुआ, इवन नंबर, राइट। और अगर डिविजिबल नहीं है तो एल्स में आ जाएगा, और एल्स में आने का मतलब कि नंबर डिवाइड नहीं हुआ, इट मीन्स वो कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। दैट्स इट, इतना सा होगा प्रोग्राम अपना। क्लियर? इसको रन करके देखते हैं ये आइडेंटिफाई कर भी पा रहा है या। एंटर अ नंबर, चलिए यहाँ पर नंबर दिया हमने 67, बिल्कुल सही बता रहा है, ऑड नंबर होता है 67। देन नेक्स्ट अगला नंबर दिया हमने सपोज 96, हम तो जानते हैं इवन नंबर है, कंप्यूटर जानता है या नहीं, कंप्यूटर चेक कर पा रहा है या नहीं, इवन नंबर, ठीक है। मतलब ये एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कर पा रहा है, जो भी नंबर आपने दिया उसको 2 से डिवाइड करके चेक करता है, अगर 0 शेषफल बच रहा है, 0 रिमाइंडर बच रहा है तो बता रहा है कि इवन नंबर है, नहीं बच रहा है तो ऑड नंबर है। क्लियर? तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंडीशन लगा करके वो इवन है या ऑड है। ऑलराइट, तो अगर ये दोनों इफ एल्स स्टेटमेंट के प्रोग्राम्स आपको अच्छे से समझ में आए हों, पढ़ के मज़ा आया हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा फटाक से, और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को जिसका नाम है बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी। और इस चैनल का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, सभी मीडियम के बट स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को घर बैठे बिना किसी फीस के अच्छे से अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग के हर बेसिक कॉन्सेप्ट को सिखाया जा सके। सिर्फ मेरा यही लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को बढ़ाने के लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स को, अपने परिचितों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए, उनको शेयर करिए इस चैनल के बारे में, इन वीडियोस के बारे में, ताकि वो भी घर बैठे प्रोग्रामिंग सीख सकें। ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।